To Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia, and in this lecture we will discuss the questions from the past papers of PPSC. And specifically इस लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट हाफ रह गया था क्वेश्चंस का, तहसीलदार के पेपर का, मॉर्निंग बैच का, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है, ये 7 नवंबर 2021 को डिस्कस हुआ है, तो ये न्यू पैटर्न पे, न्यू फॉर्मेट पे बना हुआ है। और इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें कुछ कैटेगरीज भी चेंज हुई हैं, और उसमें जो प्रीवियस पेपर से मोस्टली चीज़ें आया करती थी वो भी नहीं है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, एंड these questions, these solutions can help you to prepare for your next exams and for your next test as well. So here are the sources. जैसे कि आपने जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो सब पहले हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें भी ये सोर्सेज देखे होंगे, वहाँ पे भी हमने मेंशन किए थे। और ये कुछ चीज़ें जैसे प्रीवियस पेपर्स में से आई हैं, कुछ इन वेबसाइट्स में से ली गई हैं। ये जो 3 वेबसाइट्स के नाम यहाँ पे मेंशन है, देन देयर आर सम बुक्स अवेलेबल, एंड देन from the questions or the vocabulary which have been the different kind of vocabulary which they have opted right now, that is from Dawn News एंड देन GRE हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड लिस्ट। तो यहाँ से आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं फॉर एडिशनल प्रिपरेशन, और आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे लास्ट पेपर में ये हुआ था कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज थी जिनको हमने डिस्कस किया था। अब ये कैटेगरीज जो हैं उनसे डिफरेंट हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट हाफ है, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी द सिमिलर वंस लाइक द लास्ट वंस। तो इसमें हम अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो जो पहली कैटेगरी आ रही है हमारे पास, इट इज़ द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से करके आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द एरर इन दीज सेंटेंसेस। तो इस तरह से कोई भी इसमें से स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन आपने सेम पैरामीटर्स पे, सेम स्टैंडर्ड्स पे उनको चूज़ करना है। और जब हम सेंटेंसेस की करेक्शन करते हैं तो उसमें सिर्फ हमने ये नहीं देखना होता कि उसमें स्पेलिंग्स ठीक है या फिर पंचुएशंस ठीक लगी हुई हैं, बल्कि हमने उसमें ये भी देखना होता है कि जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो टेंसेस हैं या जो वर्ब फॉर्म्स लगी हुई हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इवन आपकी जो अरेंजमेंट है सेंटेंस की, लाइक किस वर्ड को पहले होना चाहिए, किसको बाद में होना चाहिए, वो भी आपने माइंड में रखना होता है कि आपकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा भी जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं वो भी आपके, उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन जो है वो भी ठीक होनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज़ वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज होना मतलब ऐसी स्टेटमेंट में बहुत आसान होता है। मैंने जब प्रोनाउंस करवाए थे, और प्रोनाउंस की वीडियोस भी, उसको लेक्चर्स भी अगर आप जाके सुने, वो वीडियोस देखें दोबारा जाके, सो यू विल कम टू नो कि जहाँ पे हमारे पास वन लगा होता है, यानी कि हमें नहीं पता होता, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, हमें नहीं पता होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा आगे भी जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो भी इंडेफिनिट ही रहेगा। तो वन के साथ फिर आगे वन ही आएगा। वन के साथ हम हिज या हर नहीं लगा सकते, या देयर नहीं लगा सकते। अगर तो दे लगा हुआ है फिर देयर लगा सकते हैं, या अगर पीपल लिखा हुआ है या इस तरह से कोई वर्ड लिख दिया हुआ है जो कि उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन है, फिर हम कोई स्पेसिफिक प्रोनाउन लगा सकते हैं। लेकिन अगर वन दिया है तो फिर हम वन ही लगाएंगे। तो पेपर में इस तरह से आपके पास मिस्टेक्स आ सकती हैं कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, और वन शुड डू हर ड्यूटी, और वन शुड डू देयर ड्यूटी। इस तरह से करके कोई प्रोनाउन की मिस्टेक हो सकती है, एंड देन यू कैन रिमूव दैट मिस्टेक बाय लुकिंग एट द करेक्ट ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन क्या है? वन शुड डू वंस ड्यूटी। सेकेंड वन इज़ आई कॉल्ड हिम अ फूल। अब इसमें जो है किसी भी तरह की यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि आई के साथ हो सकता है कॉल्ड ना लगा हो, कॉल्स लिखा हो, या ये हो सकता है कि जो डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हों उनके अंदर इस तरह की ऑप्शन हो कि आई कॉल हिम एज अ फूल। इस तरह से भी हो सकता है कि एज लगा हो, तो फिर हम एज नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम उसको हटा देंगे, या अगर कॉल्स लिखा हुआ है तो उसकी जगह कॉल्ड कर देंगे। तो ये इसमें क्या है कि आपने वर्ब फॉर्म देखनी है, और आपने ये भी देखना है कि वर्ब फॉर्म के अलावा, जैसे मैंने कहा कि एज अ फूल भी हो सकता है कि कोई और वर्ड भी, कोई एक्स्ट्रा वर्ड ना हो उसमें, या ऐसा कोई वर्ड ना हो जो कि अननेसेसरी है। सो वी नीड टू रिमूव दैट एंड वी नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
An elderly couple was walking hand in hand on the beach. अब इसमें जो है अब देखिए ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है और इसमें आप ये भी देखेंगे जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा और भी डिफरेंट वर्ड्स लगे हुए हैं. जैसे एल्डरली है तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है कि वो एडजेक्टिव लगा हुआ है कपल के साथ, और हैंड इन हैंड जो है वो फिर यहाँ पे इडियम लगा हुआ है, और फिर ऑन है आगे लिखा हुआ तो वो प्रपोजिशन है, दा है आर्टिकल है शुरू में भी लिखा हुआ. अब इसमें कन्फ्यूजन होना बहुत आसान है. हो सकता है कि इसमें आपकी सेंटेंस की अरेंजमेंट जो है वो इस तरह की हो, जैसे लिखा हो कि एन एल्डरली कपल हैंड इन हैंड वॉज वॉकिंग ऑन द बीच, या ये इस तरह से हो सकता है कि एन एल्डरली कपल वॉज वॉकिंग ऑन द बीच हैंड इन हैंड. लाइक अरेंजमेंट भी गलत हो सकती है सेंटेंस में, तो आपने उसको उसकी पोजीशन ठीक करनी है, यानी कि उसको फ्रेजेस को या क्लॉजेस को ऐसे अरेंज करना है कि वो उसमें मीनिंग को ओवरलैप ना करे. नेक्स्ट वन, ताहिर इज़ यूजिंग द मशीन टू फिक्स हिज कार. अब इसमें हो सकता है कि यहाँ पे आपकी इसकी जगह कोई और हेल्पिंग वर्ब लगा होता, या फिर यूजिंग की जगह कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो, और उसके अलावा टू फिक्स इसकी जगह फॉर फिक्स लिखा हो और फॉर फिक्सिंग लिखा हो. तो इस तरह से करके मिस्टेक्स हो सकती हैं. तो हमने इस चीज़ पे गौर करना है कि ये मिस्टेक्स हम इनको अवॉइड ना करें, बल्कि हम इन्हें फाइंड आउट करके इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें. पोलिटिकल पार्टीज़ आर मेकिंग द सिचुएशन एंग्विश. अब इसमें हो सकता था कि एंग्विश की जगह एंगर लिखा होता या एंग्री लिखा होता, वो गलत होता. या फिर यहाँ पे अगेन हो सकता है आपका हेल्पिंग वर्ब गलत लिखा होता, या मेकिंग की जगह मेड लिखा होता. तो इस तरह से करके कोई भी वर्ब लेवल पे या हेल्पिंग वर्ब के लेवल पे या फिर स्पेसिफिक वोकैबुलरी के लेवल पे आपकी मिस्टेक्स आ सकती हैं. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी ऑनेस्टली. अभी जैसे पीछे आया हुआ था ये उसी तरह का है ये भी, और इसमें भी वही वाली चीज़ है कि आपने वन लगाना है, इसको ध्यान में रखना है. 2 miles डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड बाय दिस कार. अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती थी, कॉमनली जैसे 2 miles लिखा तो फिर इसके आगे डिस्टेंसेस लिखा होता और फिर हैव बीन लग गया होता. तो 2 miles क्योंकि हमने लिख दिया तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर ही लगाएंगे, फिर हम उसको उस एंटिटी को चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे. या फिर ये भी हो सकता था कि 2 miles डिस्टेंस हैव बीन लिख दिया होता, डिस्टेंस के साथ एस ना लगा होता लेकिन आगे हैव बीन लग गया होता. तो वो क्यों मिस्टेक होती, क्योंकि बेशक आप 2 mile डिस्टेंस की बात कर रहे हैं लेकिन है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ ना. सिर्फ उसमें ये है कि हमने माइल्स क्यों लगाया है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस को शो कर रहा है, और वो 2 mile मतलब वो एक से ज़्यादा है माइल या मील, तो इसलिए हमने उसके लिए एस लगा दिया. तो वो उसकी प्लूरल फॉर्म है, बाकी वो ना तो डिस्टेंस को प्लूरल बना रहा है और ना ही सेंटेंस में किसी और चीज़ को. तो इस वजह से अगर इस तरह से आता है तो वो मिस्टेक काउंट होगी. स्पीक एज यू असाइन बाय माई रेजिमेंट. अच्छा, अब इसमें जो है कि किस तरह की मिस्टेक आ सकती है. जैसे आप देखें कि यहाँ पे हो सकता है वही वाली चीज़ जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी अरेंजमेंट, वर्ड्स की अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होना बहुत आसान होता है. तो आपने ये माइंड में रखना है कि सेंटेंस ऐसे अरेंज हुआ हो कि एक एक वर्ड मतलब जिसका मीनिंग आपको सबसे ज़्यादा समझ आ रहा है, जिसमें लग रहा है कि सबसे कम ओवरलैपिंग है, उसको आपने माइंड में रख के चूज़ करना है. द पेशेंट रिकवर्ड ग्रेजुअली. हो सकता है कि यहाँ पे रिकवर्ड की जगह कुछ और लिखा होता, या फिर ग्रेजुअली की जगह यहाँ पे इसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ हुआ होता. तो हमने वो वर्ड्स चूज़ करने हैं जो कि मोस्ट सूटेबल हों हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग. देन देयर इज़ टेंस करेक्शन, या जिसको हम कहते हैं जो आपके टेंसेस की बेस पे अगर कोई एरर आ रहे हैं तो एरर एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस, या फिर मिस्टेक्स इन द टेंसेस, तो उसको हम लेके आते हैं इस कैटेगरी में जिसको हम कह रहे हैं टेंस करेक्शन. और टेंसेस में जो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और एक आपका वर्ब की फॉर्म होती है. तो इन दो लेवल्स पे मिस्टेक्स होना, जैसे कॉमनली लोग लिखते हुए बोलते हुए करते भी हैं, वो बहुत आसान होती है. सो द फर्स्ट वन इज ही इज़ रोलिंग इन मनी. पैसे में खेलना जिसको कहते हैं. तो ही इज़ रोलिंग इन मनी, यहाँ पे ये हो सकता था कि ही इज़ रोलिंग मनी, तो वो गलत होता. ठीक है, उसकी जगह यहाँ पे हमने लगा दिया इन. या फिर ये होता कि ही
हैज़ बिन रोलिंग इन मनी, अब ही हैज़ बिन रोलिंग इन मनी आपको ठीक लगता है, लेकिन हैज़ बिन या हैव बिन जब भी लगता है तो उसके साथ हमें फिर सिंस या फॉर लगाना पड़ता है और फिर वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होता है, तो फिर हैज़ बिन गलत हो जाता। तो इस तरह के ऑप्शन हो सकते थे। हिज ब्रदर इज़ अ पायलट, अब इसमें भी आप देखिए कि ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें एज सच वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लगी हुई, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो इसमें हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे कोई मिस्टेक हो और हमने उसकी फिर करेक्शन। ऑल द डॉक्टर्स वर वर्किंग एम्पैथेटिकली, अब इसमें वर्किंग की जगह वर्कड हो सकता है लिखा होता, या एम्पैथेटिकली की जगह कोई और वर्ड होता, तो इस तरह से मिस्टेक हो सकती थी। लेकिन ये जो आपके सामने जो स्टेटमेंट है दिस इज़ द करेक्ट वन। तो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो फिर आपने उसको उसके स्ट्रक्चर वाइज उसको चूज़ करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द यूज़ ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, और इसके 4 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आए थे पेपर में, मॉर्निंग के पेपर में। और फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है कि हमारे पास फ्रेजेस होती हैं विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड देयर इज़ अ preposition इन इट। तो वर्ब और preposition दोनों मिलके आएंगे, तो उसमें वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ing कोई भी फॉर्म हो सकती है, और कोई भी preposition उसके साथ लगी होती है। सो जस्ट लाइक idiomatic phrases और idioms या जैसे prepositional phrases होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स के भी मीनिंग जो है वो सेम नहीं होते। जब 2 वर्ड्स का या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का वो कॉम्बिनेशन बनता है, सो द मीनिंग बिकम्स डिफरेंट। सो द फर्स्ट वन इज़ रैप, रैप अप दैट कंपनी एज इट सीम्स इन लॉस। रैप अप का क्या मतलब होता है कि इसको ख़त्म करें, बस इसका जो भी सिलसिला चल रहा है या इसका जो भी काम है उसको बस निपटा लें, तो उसको ख़त्म कर दें, रैप अप कर दें, और उसको जो है वो बिल्कुल मतलब सिरे से आप उसको ख़त्म कर दें, यानी कि ना तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ना रहे, ना तो उसके एम्प्लॉयज़ रहे, ना तो उसका ऑफिस रहे, ना तो उसका कोई फाइनेंसेस, कुछ भी ना रहे, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दें, लपेट लें उसको बस, जैसे उर्दू में कहते हैं लपेटना, रैप अप। जैसे हम गिफ्ट को रैप करते हैं तो उसको हम पूरी तरह से कवर कर देते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो रैप अप का मतलब ये होता है कि ख़त्म करें। जैसे हम अक्सर स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि यू डोंट हैव मच टाइम सो यू शुड रैप अप योर पेपर, कि आप बस उसको इख्तिताम की तरफ लेके जाएँ, तो ये होता है रैप अप। He did go away before fulfilling his promise। अच्छा, अब जब did या does लगा होता है इस तरह से कि वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं यूज़ हो रहा होता, वो यूज़ हो रहा होता है एम्फेसिस के लिए, जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं। जैसे he does listen to me, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो yes, कि वो सुनता है, बहुत अच्छे तरीके से सुनता है। इसी तरह से he did go away, कि वो वाकई ही चला गया। go away मीन्स के वहाँ से मतलब सब छोड़ के, सब कुछ ख़त्म करके दैट पर्सन वेंट, कि वो चला गया, मतलब उसने अपने सारे कनेक्शंस, अपने टाइज, अपने लिंक्स ख़त्म कर दिए और हर चीज़ को पूरी तरह से छोड़ के जो चले जाना होता है वो होता है गो अवे। ही इज़ ड्राइविंग अप हिज लाइफ, तो ड्राइविंग अप हिज लाइफ का क्या मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाने की कोशिश करना। ड्राइविंग अप मीन्स के आपकी लाइफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन आप उसको रास्ते पे लाने, मतलब उसको एक ऐसे रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको बेहतर बना सकें या आप उसको पहले से अच्छा कर सकें, तो वो हो जाएगा ड्राइविंग अप। यानी कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, और वो किस लिए कर रहे हैं? टू मेक योर लाइफ बेटर, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। इन्फ्लुएंस ऑफ एपिडेमिक इज टर्न डाउन। टर्न डाउन का क्या मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, डिक्लाइन आ रहा है उनमें,
कमी आ रही है। जैसे टर्न अप होगा तो वो ये होगा कि वो बढ़ रहे हैं, रेज कर रहे हैं, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन टर्न डाउन का क्या मतलब होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, कमी की तरफ या फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश ट्रांसलेशन, और ये नई कैटेगरी इन्होंने ऐड की है। पहले ट्रांसलेशन नहीं आती थी, नाउ दिस इज़ फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि इसके अंदर प्रोवर्ब्स आ सकते हैं, इसके अंदर इडियम्स आ सकते हैं, या कोई इसमें आपकी फ्रेजेस आ सकती हैं, और उनका जो है आपने सूटेबल मीनिंग चूज़ करना है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। एंड देयर वर 12 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मार्क्स यूज़ करना बहुत आसान काम है, और ये इवन दो इट्स अ न्यू कैटेगरी, लेकिन उन्होंने 12 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट टाइम में ही इंट्रोड्यूस करवा दिए। सो द फर्स्ट वन इज़ मलहूज़े खातिर रखना, और उसकी इंग्लिश देखें टू टेक इन अकाउंट। टू टेक इन अकाउंट या मलहूज़े खातिर रखना क्या मतलब होता है, किसी चीज़ पे ध्यान रखना, उसको अपने माइंड में रखना और उसको इस तरह से समझ के रखना कि वो आप उसको कभी यूज़ कर सकते हैं या आपने उसके ऊपर काम करना है। तो मलहूज़े खातिर रखना क्या है कि किसी चीज़ को अपने ध्यान में या अपने माइंड में रखना, उसको फ्रेश रखना, बिल्कुल उसको भूल ना जाना। हंगामी हालात, एमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी डिफरेंट जगहों पे हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव एन इमरजेंसी, तो उसका क्या मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको एकदम से अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, या उसको एकदम से उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। या जैसे हॉस्पिटल्स में जैसे इमरजेंसी रूम्स होते हैं या इमरजेंसी वार्ड्स होती हैं, उससे क्या मतलब होता है कि हंगामी हालात में या बहुत क्रूशल जब हालात हों, ऐसे जिनको अटेंड किए बगैर गुजारा ना हो, पीपल गो देयर for such kind of things. Then you have kaladam. Kaladam means null and void, completely empty, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, जिसका कोई यूज़ नहीं होता। तो नल और void, देखिए void का मतलब होता है कमी और null का मतलब होता है something which has zero value। तो वो फिर पूरी तरह से जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो फिर हो जाएगा null and void। रंजिश, क्लैश और एंग्विश। अब रंजिश क्या होती है, किसी के साथ जो हम ग्रज रखते हैं, मतलब जो हम किसी को भूलते नहीं है, जो ऐसी चीज़ जो आपके दिल में रह जाए या आपके माइंड में रह जाए और आप कहें कि हाँ हमने इसको डील करना ही करना है इसके साथ, और या फिर हम जो है उसको इस तरह से भुला नहीं सकते, तो वो क्या चीज़ होती है, वो रंजिश होती है। और उसके लिए सूटेबल वर्ड्स क्या हैं, क्लैश और एंग्विश। then it's मज़हूम एंड इट्स ईवल, बुराई। देन यू हैव धींगा मुश्ती और उसका लिखा हुआ टसल। टसल भी लड़ाई वाले सेंस में आती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसको फिजिकल लड़ाई की बात की हुई है, सिर्फ उस तरह से नहीं कि वर्बल की, बल्कि एक्चुअली जो फाइट होती है उसकी बात की हुई है। सो इट्स अ टसल। द नेक्स्ट वन इज बेकार। बेकार हमें पता है यूजलेस को कहते हैं, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, नो यूज, यूजलेस। नेक्स्ट वन इज कपड़े पहन कर देखना, ट्राई ऑन। देखिए अब ट्राई सिर्फ नहीं लिखा हुआ, उसके साथ ऑन भी लिखा हुआ है। तो जब आप किसी चीज़ को पहन के चेक करें, जैसे जूते भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसको पहन के देख रहे हैं, सो दैट बिकम्स ट्राई ऑन। यू नीड टू ट्राई दीज ऑन। अगर कोई कहता है कि I want to buy this but somebody says that but first you need to try these on, तो उसका क्या मतलब है कि आपको इसको पहन के चेक करना पड़ेगा। So that's try on and it's prepositional phrase। तस्लीम करना, acknowledge। जैसे acknowledgements अक्सर हम लिखते हैं, बुक्स के शुरू में होती हैं, रिसर्चेस वगैरह के शुरू में होती हैं, तो उसमें हम क्या बता रहे होते हैं कि हम इन लोगों को इनका शुक्रिया हम कह रहे हैं कि इन्होंने हमें हेल्प की थी या कोई इस तरह से हमारा साथ दिया था इस काम में। तो वो एक्नॉलेजमेंट होती है कि हम तस्लीम करते हैं उनकी पार्टिसिपेशन को, उनके किसी भी काम को। तो एक्नॉलेजमेंट किसी भी लेवल पे हो सकती है। फ़रोग, डेवलप यानी कि बढ़ाना किसी चीज़ को। ज़िल्लत आमेज़, इग्नोमिनस, या इसमें ह्यूमिलिएशन भी अगर हो ऑप्शंस में, तो आप ज़िल्लत आमेज़ के लिए ह्यूमिलिएटेड या ह्यूमिलिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ जो है वो इग्नोमिनस नहीं हो सकता, ह्यूमिलिएशन भी आ जाता है। लास्ट वन इज जियर एट, जिसकी उर्दू है मजाक उड़ाना। तो जियर एट भी जो है वो आपकी फ्रेज है, और उसका भी इसी तरह से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होगा, बल्कि एसोसिएटिव या जिसको आप कहते हैं कि कॉन्ट्रेटिव मीनिंग होता है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ सूटेबल वर्ड्स, और हमारे पास इसके 16 क्वेश्चंस हैं। अब सूटेबल वर्ड्स वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आती है और ये कंफ्यूजिंग भी होती है, क्योंकि इसमें उन्होंने मिक्स चीज़ें दी होती हैं। कहीं पे आपको
कोई चीज़ कोई सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए दे देंगे विद सूटेबल वोकैबुलरी आइटम, यहाँ पे कोई वर्ब लगाने के लिए दे देंगे, या फिर कुछ पूछ लेंगे आपसे कि ये कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरी में आ रहा है, या किसी की डेफिनेशन दे देंगे किसी पार्ट ऑफ स्पीच की, एंड देन दे विल आस्क यू. So there are variety of questions in this category. Every cloud has a dash. Every cloud has a silver lining. अब ये idiom है, हम इसको change नहीं कर सकते, ये इसी तरह रहता है. Next one, she was in the situation dash to feel cold feet. अब इसका क्या मतलब है कि कोल्ड फीट मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है कि डाउट्स जब आप होते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप श्योर नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं फील कोल्ड फीट. तो यहाँ पे जो सूटेबल है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, दैट इज टू फील कोल्ड फीट. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो दैट इज अ प्लोरल, और मैन मैन और गूस गीस. तो उन्होंने प्लोरल दिया हुआ है, तो आपने भी वही चूज करना था विच वुड गो फॉर द प्लोरल फॉर्म्स. नेक्स्ट वन इज फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. अच्छा, इसमें जो है अब ये भी वो है प्रोवर्ब है, और इसमें इसी तरह से एज इट इज़ यही वर्ड आएगा, और हमेशा लाइक इसको इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं, तो ये इसको एज इट इज़ ही याद रखना है. फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. आस्क द ड्राइवर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टेशन. अब ये जो है ये पूरी ब्लैंक है. देखें, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती थी कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक्स हो सकता था, तो हमने कि डिड के साथ तो फिर टेक्स लग ही नहीं सकता, या फिर डज इट टेक हो सकता था, और वुड इट टेक्स हो सकता था, लेकिन हमने उसकी जगह सूटेबल क्या चूज़ किया है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टेशन. एस नहीं लगेगा यहाँ पे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टेशन हो जाएगा. आई हैव डैश अ हेडेक, आई हैव गॉट अ हेडेक. गॉट अ हेडेक का क्या मतलब है कि सर में दर्द होना. अब गॉट का वो वाला मतलब नहीं होगा गेट जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बल्कि ये सिर्फ उसे ये भी हो सकता था कि आई हैव अ हेडेक, लेकिन अगर वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ था कि आपने उसको फिल इन करना है, तो फिर गॉट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस. On the contrary, I am dash of it, I am proud of it. A wolf in a sheep lining, ये भी proverb है, और इसको आपको as it is ही याद रखना पड़ेगा. Speak dash told you, speak as I told you, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था. As I, जैसा कि. Speak I told you वो गलत होता. Speak the way I told you वो भी ठीक होता, लेकिन अगर ऑप्शंस में as I आ गया तो फिर आप as I ही लिखेंगे. He wanted to know why he was doing this. तो इसमें भी why he doing this गलत होता, why he was done it वो भी गलत होता, या done this होता तो वो भी गलत होता. तो फिर why he was doing it is the correct option. He was the boy dash I wanted to meet. Whom, अब यहाँ पे हम who नहीं लगा सकते, तो हमें यहाँ पे whom लगाना पड़ेगा. whom, whose, who, that, इसमें से कोई भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है that is whom. असलम एंड आई एम नॉट प्रोजेक्ट पार्टनर. अब इसमें जो है आपके पास आई एम वाली जगह पे मिस्टेक हो सकती थी, जैसे आई आर हो सकता था. असलम एंड आई आर नॉट द प्रोजेक्ट पार्टनर्स, तो हमने उसकी जगह आर हम मतलब डिफरेंट ऑप्शंस आ सकती थी. तो इसी तरह से एम हम वहाँ पे हमने एम लगाना था, वहाँ पे हमने आर नहीं चूज़ करना था. द थीफ took his heels to avoid the dash of police, to avoid the pursuit of police. pursuit means कि वो जब उसको ढूंढेंगे, pursue करेंगे, उसकी सर्च करेंगे, तो फिर क्या है कि took his heels to avoid. took his heels का मतलब कि he took off, वो भाग गया वहाँ से जल्दी जल्दी से, so that the police would not follow them. pursuit means follow, तो इसलिए हमने यहाँ पे pursuit यूज़ किया. A boy is constantly hesitating about which of dash he will do first, which of any two tasks he will do first. अब क्योंकि first लग गया तो हमें ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पीछे एटलीस्ट दो चीज़ों की बात हो रही है, तो इस वजह से हमने which of any two task जो है उसको चूज़ किया, any two task को. Called dash the company, called on the company, ये भी आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो वो
कॉल्ड ऑन, इसी तरह से आएगी. ही डज नॉट नो द आंसर डैश आई हैव टोल्ड हिम, आई हैव टोल्ड हिम सेवरल टाइम, इन स्पाइट आई हैव टोल्ड हिम सेवरल टाइम. तो इसकी जगह डिस्पाइट हो सकता था, रादर हो सकता था, लाइक कोई भी इसमें आपके पास कंजंक्शन हो सकती थी, बट द सुटेबल कंजंक्शन ओवर हियर इज इन स्पाइट. Alright, so these were all the questions from the morning paper. वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हाफ क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे और अभी हमने रेस्ट ऑफ द हाफ वी हैव डिस्कस्ड इट ओवर हियर, and these will help you to prepare for your future exams and for your upcoming test, and I hope this is helpful for you, and thank you for listening.